कि जातिगत जनगणना का लाभ क्या होगा। बिहार में नीतीश जी ने जातिगत जनगणना करा लिया, क्या लाभ हो गया उसका। वो सत्ता चाहिए, उनको सवर्णों से कोई मतलब नहीं, उनको दलितों से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। 90 का दशक याद आता है जब लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। क्या भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार उसी भूरा बाल को साफ करने में लग गई है? जातीय जनगणना हो रहा है जो बिहार में हुआ, मान लीजिए बिहार सरकार ने पब्लिश किया, तो आखिर किसको किसको फायदा हुआ? बिहार सरकार को सबसे पहले पब्लिश कर देना चाहिए था। सबसे ज्यादा पलायन किसका है? सवर्णों का। बीजेपी ने अपने आप को केंद्रित कर लिया कि साहब ओबीसी पॉलिटिक्स के साथ ही इस देश की सत्ता पे हमको राज करना है। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा वर्ग समूह हमारा कौन होगा, तो इसमें सबसे बड़ा वर्ग समूह था ओबीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। जातीय जनगणना की जब से घोषणा हुई है, सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। विपक्ष चाहे कितना भी फटाका फोड़ ले, सरकार इस जातीय जनगणना को अपनी उपलब्धि बता रही है। 90 का दशक याद आता है जब लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। क्या भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार उसी भूरा बाल को साफ करने में लग गई है? एक बहुत अहम सवाल है। जाति जनगणना करा करके क्या सरकार, क्या भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला ली है? इसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, इन्हीं नुकसानों पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, और हमारे साथ मुख्य जो मेहमान बैठे हुए हैं रंजन प्रियदर्शी जी, जो मीडिया प्रमुख सेल के हेड हैं एनसीपी की। वीडियो में आप पहले भी इनको देखे होइएगा, वो भी आज जुड़ गए हैं। काफी सेंसिटिव मुद्दा है, तो इस पर चर्चा भी खूब बारीकी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अपने एडिटर इन चीफ से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सरकार तो जाति जनगणना करा करके और अपना पीठ थपथपाने में लगी है, तमाम बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक अहम सवाल उठता है कि जो जाति जनगणना है, जो सिर्फ जाति की संख्या और सिर्फ उनकी जो जाति जनगणना है जिसमें सिर्फ जाति की संख्या की बात होनी है और उनकी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, इसका क्या क्या नुकसान होने वाला है? अभी तो आपने अपने इंट्रो में स्पष्ट तौर पे कहा कि लालू जी ने मुंह से कहा था भूरा बाल साफ कर दो। भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ बैठी है, भूरा बाल साफ कर दो। इसलिए कि एक बात आप समझ लीजिए पुरुषोत्तम, 100 लोगों का पॉपुलेशन अगर देश में है तो उसमें 19 से 20 लोग मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उस वोट से बीजेपी को मतलब नहीं है। 80% वोट से बीजेपी को मतलब है जो हिंदुत्व के साथ हैं, हिंदुवादी विचारधारा के हैं या जाति से हिंदू हैं। ठीक है। भाजपा का जो मूल था वो क्या था? भाजपा का मूल था कि हिंदू और मुसलमान। ठीक है। इसी पर तो उनका राजनीतिक जीवन पूरा रहा। देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पे हम थोड़ा फेल हो रहे हैं और विपक्ष काफी दिनों से डिमांड कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसने कहा कि इसमें सबसे बड़ा वर्ग समूह हमारा कौन होगा, तो इसमें सबसे बड़ा वर्ग समूह था ओबीसी। अच्छा। 60 से 62% टोटल देश में उसका पॉपुलेशन है ना। तो बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जातिगत जनगणना को अनाउंस कर दिया। अब होने वाला क्या है सो समझ लीजिए। अच्छा। आने वाले समय में क्या होगा, जातिगत जनगणना होगी। जनगणना होने के बाद वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा सार्वजनिक पटल पे आएगा। जब वो आंकड़ा सार्वजनिक पटल पे आएगा तो ओबीसी डिमांड करेगा कि हमको हमारा आरक्षण बढ़ाइए, दीजिए। जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। ठीक है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास हाथी के पिछवाड़े में चला गया। अच्छा, एजेंडा गायब। अच्छा, ठीक है ना। अब होगा क्या कि बीजेपी ने अपने आप को केंद्रित कर लिया कि साहब ओबीसी पॉलिटिक्स के साथ ही इस देश की सत्ता पे हमको राज करना है, मतलब उनके वोटों को प्राथमिकता देना है। मैं कुल मिला के आपको बताऊं, हमारे साथ हमारे साथी रंजन प्रियदर्शी भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया कि जातिगत जनगणना का लाभ क्या होगा। बिहार में नीतीश जी ने जातिगत जनगणना करा लिया, क्या लाभ हो गया उसका? और ज्यादा क्योस की स्थिति पैदा हो गई। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने एक न्यूज किया था, स्वामी सत्यानंद की भविष्यवाणी थी कि इस देश का लोकतंत्र जो है उसकी आयु 100 वर्ष की है, 75 वर्ष की आयु खत्म हो गई, 25 वर्ष बचे हुए हैं। और ये जो 25 वर्ष है ये लोकतंत्र की बर्बादी का वर्ष है, इसके अलावा आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी पुरुषोत्तम, संघ की जो विचारधारा है और भाजपा की जो विचारधारा है, ये दोनों विचारधारा में तालमेल बिल्कुल नहीं है।
क्योस की स्थिति होने वाली है। तो फिर जो जातिगत जनगणना होगा तो लोगों के बीच में भी क्योस की स्थिति आ जाएगी। आएगी ही, निश्चित तौर पे आएगी। इसमें एक अब एक अहम- बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी एक डाटा हम लोगों ने निकाला था, हमारे भाई रंजन प्रियदर्शी जी ने एक डाटा उपलब्ध कराया हम लोगों को। 9.8% सवर्णों का पलायन है। अच्छा, 9.8% सवर्णों का पलायन है, 5.93% ओबीसी का पलायन है और 3.93 ईबीसी का पलायन है। सबसे ज्यादा पलायन किसका है? स्वर्णों का। का। अगर यही जो जनगणना है, इस जनगणना को आप आर्थिक आधार पर जनगणना करा देते, है ना, आर्थिक आधार पर कराए थे, तो ये तय होता कि साहब दलित समुदाय का है, ओबीसी का है, ईबीसी का है, किसी भी समुदाय का जो आर्थिक तौर पे कमजोर व्यक्ति है उसको हम मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि एक और भारतीय जनता पार्टी इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी करती है और दूसरी तरफ से किस काम इस तरीके से करती है ना, कि उसमें लगता है कि साहब इसका जो माने कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा उलझा हुआ है ना। तो ये मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। जातिगत जनगणना जो बिहार में होने जा रही है, रंजन प्रियदर्शी जी, पूरे देश में जो पूरे देश में जो होने जा रही है, इसमें जो स्वर्ण समुदाय है, काफी चिंता का विषय उस समुदाय के लिए हो गया है कि हमारा क्या होगा, हमारे उन बच्चों का क्या होगा, जो उसमें भी जो गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, तो फिर उनके लिए योजनाएं नहीं होंगी, उनके लिए स्कीम नहीं होंगी, उनके लिए छात्रवृत्ति नहीं होगी और साथ ही साथ प्रतियोगिता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और उसमें उनकी संख्या और कम हो जाएंगी। तो फिर जो बच्चे सबका साथ, सबका विकास, सर्व शिक्षा अभियान, जहां एक ही स्कूल में एक ही शिक्षक से सारे समुदाय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी की तो स्थिति जान ही रहे हैं आप, लेकिन आने वाले समय में जब जनगणना सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो फिर कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी फिर, और वो जो गरीब कम्युनिटी के लोग हैं जो स्वर्ण समुदाय में हैं, फिर उनका क्या होगा, हाशिए पर चले जाएंगे राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो उनका कौन नेतृत्व करेगा, उनका क्या होगा? देखिए, इसमें तो सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो जातीय जनगणना हो रहा है, जो बिहार में हुआ, मान लीजिए बिहार सरकार ने पब्लिश किया, तो आखिर किसको किसको फायदा हुआ, बिहार सरकार को सबसे पहले पब्लिश कर देना चाहिए था। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी को फायदा हुआ, खास करके स्वर्ण समुदाय हो। और वही हाल होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्थिति है, जो लोग अभी कराना चाह रहे हैं आरक्षण, खास करके स्वर्ण समुदाय है। आप उनका देखिए, डाटा देखिए ना कि बिहार से कितना पलायन हुआ है। हम पूरे अभी भारत का बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की अभी बात कर रहे हैं। बिहार से जो हम अभी ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि इतना लोगों का यहाँ से 9.8%, तो 9.8% जो पलायन होता किसका हुआ, तो सवर्ण का पलायन हुआ। अगर ये लोग आर्थिक रूप से अगर आरक्षण करते हैं या आर्थिक रूप से सर्वेक्षण के लिए और करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे फायदा होगा। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे है कि जब जाति जनगणना होंगी और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग होंगी तो राजनीतिक दल भी उनको प्राथमिकताएं देंगे, तो फिर भाजपा का जो कैडर वोट माना जाता था स्वर्ण समुदाय भाजपा के साथ बिहार में, बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा है, जो चुनाव होने हैं, तो स्वर्ण समुदाय के लोग इससे नाराज हैं, तो इसका खामियाजा क्या भाजपा को भुगतना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि आने वाले 2025 के चुनाव की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तैयार कर दी। उनको सत्ता चाहिए, उनको सवर्णों से कोई मतलब नहीं, उनको दलितों से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। और एक बात आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीति करने वाले जितने सवर्ण नेता हैं, उन लोगों को भी सीख लेने की जरूरत है, उन लोगों को भी समझ लेने की जरूरत है कि आज अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी आपको जूते का माला पहना के रखेगी। अच्छा, एक अहम सवाल इसमें यह भी आता है कि जब जनगणना होगा, सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाएगी, तो फिर विधानसभा, लोकसभा, उन्हीं जो जनगणना का जो स्थिति होगा, जिसे सबसे ज़्यादा जो वर्ग है, जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से सीटों का वितरण होगा, उसी हिसाब से पॉलिसी मेकिंग होगी, उसी हिसाब से स्कीम निकाले जाएंगे। तो फिर इससे आपको नहीं दिखता है कि सामाजिक ताना बुना
सोशल यूनिटी की, सोशल जस्टिस की जो हम बात करते थे वो खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हीन भावना से देखेंगे, एक दूसरे के जात के प्रति कि भाई इसकी संख्या ज्यादा है तो इसको ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही है, इसकी कम है तो इसको कम आंका जाएगा। तो इससे जो सोशल जस्टिस है वो हार्म नहीं होगा। बिल्कुल हार्म होगा, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी जो सरकार ने जातिगत जनगणना को लेके जो हरी झंडी दे दी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, हालांकि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से विरोध की आवाज़ें उठनी प्रारंभ हो गई हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बैकआउट हो जाए। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि अभी पहलगाम की जो घटना है उस घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का जो इशू था उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक शगुफा दे दिया है। दरअसल जातिगत जनगणना वगैरह होना संभव इस देश में प्रतीत इसलिए भी नहीं होता है कि 45,000 जातियां हैं। अच्छा। इस देश में 45,000 जातियां हैं, कितने भागों में उनको विभक्त करेंगे आप? और किनको किस कैटेगरी और किनको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? किसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? अब आपको एक चीज बताते हैं, अगर सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत अगर इस देश में किसी को है तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को है। सवर्ण समुदाय में भूमिहार और राजपूत, ये दो समुदाय जो हैं, ये दो समुदाय जहाँ भी हैं वहाँ दबंग हैं, ठीक ठाक हैं। ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है ना? तो आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। यहाँ अच्छा दूसरा क्या है कि अगर आप मानसिक स्तर पे देखेंगे तो जो शार्पनेस ब्राह्मणों में है, सवर्णों में है, वो किसी और जगह पे नहीं है। आप पीएमओ की स्थिति देख लीजिए, पीएमओ में जितने पदाधिकारी हैं उसमें 90% सवर्ण पदाधिकारी, डिसीजन मेकिंग का काम, और सब डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो सरकार की जो ये नीति है, ये नीति समझ के परे है, और मुझे लगता है कि एक शगुफा हो सकता है, और इसी शगुफा के आधार पर बीजेपी अपनी रणनीति, अपनी राजनीति कर रही है। अंतिम सवाल आपसे है, जो भाजपा है ये जो लेकर के सामने आई है जाति जनगणना कराने का, ये साफ तौर पे सभी दलों को, लोगों को उलझाने का काम तो नहीं कर रही है? हो सकता है, उनकी रणनीति हो सकती है, इससे पीछे नहीं हट सकते हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जाति जनगणना को लेकर के जो अहम और गंभीर सवाल हैं, जिन सवालों पर बातचीत करना जरूरी था कि आखिर उन स्वर्ण समुदाय के उन गरीबों का क्या होगा, उनका आवाज कौन उठाएगा, उनकी स्थिति क्या होगी जातिगत जनगणना हो जाने के बाद में, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और जातिगत जनगणना के क्या क्या नुकसान हैं, इन सभी चीजों पर हमने बारीकी से चर्चा की। अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है, क्या ये जनगणना वास्तव में होती है, क्योंकि पूर्व में भी जनगणना कराया गया था लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। कारण यह था कि रिपोर्ट सार्वजनिक होती तो स्थिति कुछ और हो जाती, मारपीट, काट कपट तक की स्थिति हो जाती। तो आने वाले समय में क्या होगा, कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, यह देखने वाला विषय होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।